गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 जिसमें आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत हुई थी। पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेश भूखे देशों ने एशिया अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया था। विश्व राजनीति में उसके लिए परिणाम आए जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस की क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सर्जन हुआ था। पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद। एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के राष्ट्रीय मुख्य थे। उनकी इस साम्राज्यवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा था, उसे भी अपने राष्ट्र में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। नेदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग पर स्पेन का अधिकार था। उस पे क्या था, स्पेन का अधिकार था, स्पेन की जवाबदारी थी। पुर्तगीज शासक की निसंतान मृत्यु होने पर रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गए, जिसके कारण 6 दशक तक गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास ही था। वही अपने अधिकार में ले सकता था। इस तरह से फ्रांस और ऑस्ट्रिया की प्रदेश भूख के शिकार इटली तथा जर्मनी भी बने थे। यद्यपि जब एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ताओं की पकड़ मजबूत बन रही थी, तब वे सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत लिया था, अपनी सत्ता में शामिल कर लिया था। एशिया में उपनिवेशवाद। इंग्लैंड ने भारत में पेट जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया था। वहाँ पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने क्या किया, उसने आगे बढ़कर चीन में भी प्रवेश किया। परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध 1839 से 1842 जो इतिहास में अफीम युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन की पराजय होने से व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में क्या हुई, वृद्धि हुई।
उसकी सत्ता बढ़ गई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में निकलने वाले खनिज तेल ने यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया था। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने के प्रयास किए थे। इसके बाद है अफ्रीका में उपनिवेशवाद। 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड ने कैंप में और फ्रांस के उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। उन्होंने वहाँ पर भी व्यापार स्थापित किए थे, उसके लिए केंद्र बनाए थे। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड में इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रदेशों में अपने केंद्र स्थापित किए। फ्रांस ने ट्यूनेशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया, अपनी सत्ता जमाई। जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य विकसित किया। इटली ने लाल सागर के आसपास के अफ्रीकी प्रदेशों पर कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन ने यूरोपीय राज्यों की एक परिषद की बैठक हुई, जो 1884 और 1885 में हुई थी, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया। इसके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हुए। एक तरफ यूरोप के उपनिवेश भूखे राष्ट्र एशिया अफ्रीका के प्रदेशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने अंतर्गत करना चाहते थे, अपने अंदर लाना चाहते थे। तब दूसरी ओर जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ था, वो आपस में जुड़ गए। इसलिए जर्मनी औद्योगिकरण, व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा था। उसने भी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इस तरह से इस तीव्र बदलते जाते प्रवाहों ने उन देशों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया। उससे उनका विकास रुक गया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित की, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच के परिबल आधुनिक विश्व की कुछ हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटनाओं में प्रथम विश्व युद्ध का भी समावेश होता है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। विश्व युद्ध किसी एक दो घटनाओं या परिबलों के कारण नहीं होता है, उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण ये सब युद्ध होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1914 को हुआ था। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी, जो ईस्वी सन 1871 में हुई। उसके अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश अल्सेस और लोरेंस जर्मनी को देना पड़ा था। जर्मनी को अपना 2 देश देना पड़ा था। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल न सका। इस तरह फ्रैंकफर्ट की संधि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी थी। इस तरह एक युद्ध के अंत में ही दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया था। पहला, आर्थिक परिबल। 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना, अधिक बलवान बन गया। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की जरूरत पड़ने लगी। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते माल देना शुरू किया। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाजारों को तोड़ने लगा। परिणाम स्वरूप एक तरफ जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा हुई थी। दूसरा, सैन्यवाद। यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई, उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे थे, अपने सैनिक बढ़ाने लगे थे। जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ हो गई थी, उन्हें शिक्षण देने लगे। स्वरक्षा के बहाने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ने लगे थे। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण अधिक उग्र बना था। तीसरा, गुटबंदी गुप्त संधियां। प्रथम विश्व युद्ध में सृजन में गुटबंदियों और गुप्त संधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व 2 गुटों में विभाजित था। 2 दल थे। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट था, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा जापान का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय तथा तिरस्कार की भावना पैदा हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी थी। चौथा, उग्र राष्ट्रवाद की भावना। बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम था, परंतु उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचातान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक दूसरे राष्ट्र के हित आपस में टकराने लगे, आपस में लड़ने लगे। यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र आक्रामक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया, अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा को प्रोत्साहन दिया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम
द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का प्रणेता था। वह महत्वाकांक्षी और विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास करता था। अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास करता था। जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हुई। पांचवा, समाचार पत्रों का योगदान। प्रथम विश्व युद्ध में समाचार पत्रों का क्या योगदान था? यूरोप के राष्ट्रों के समाचार पत्रों की पारस्परिक कटुता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों में दुश्मनी की भावना इतनी हद तक भड़काई कि सत्ता में बैठे हुए लोग शांति स्थापना या समाधान करने के प्रयत्न भी न कर सके। छठा, युद्ध संबंधी तत्व ज्ञान। यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण की नीति ने जोर पकड़ लिया। जर्मन लेखकों ने सिद्धांत प्रचलित किया, शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, यानी कि जो शक्तिवान है, जो शक्तिशाली है, जिसके पास सबसे अधिक शक्ति है, वही जीने का अधिकार रखता है तथा युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। नीत्शे नामक जर्मन लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य माना था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में उसके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने का सर्बिया को समय दिया। सर्बिया ने स्वयं इस मामले से अनभिज्ञ होने की घोषणा की। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की एक न सुनी और उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था।